नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं विराट शाह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप ही के शो में। सवाल कीजिए, जवाब पाइए हमारी अदालत में विराट शाह के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ये शो बनाया हुआ है, क्योंकि ये शो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि व्हाट्सएप पे आप सभी को बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि ये बात सच है या फेक न्यूज है। और कभी कभी ऐसी फेक न्यूज से आप सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का खुलासा, सच क्या है और हमारे हर सवालों के जवाब देने एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच होंगे जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे घाटकोपर के माननीय अतिथि श्री प्रवीण भाई वेलजी छेड़ा। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे ये शो में। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने कीमती कामों में से समय निकालकर हमारी जनता के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि आज मुंबई जिस कठिन समय से गुजर रहा है और ऐसे कई बातें हो रही है, तो उन सभी बातों के कुछ सवाल हैं जो जनता आपसे जानना चाहती है। तो आइए उसी उम्मीद के साथ इस फेस ऑफ राउंड की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपके हिसाब से घाटकोपर कब कोरोना मुक्त होगा? हाँ, पहला ही प्रश्न आपका बहुत ही गंभीर है। वैसे देखा जाए तो कोरोना एक लंबी लड़ाई है। जब तक उसके ऊपर कोई इलाज नहीं आता है, कोई दवाई नहीं आती, तब तक हमको इसके साथ में रहना है। जैसे WHO ने भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जब तक इसका पूरा इलाज सामने नहीं आता तब तक इसके साथ में रहना है। लेकिन हम अपने आप पे अगर कंट्रोल करते हैं, हम जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसको फॉलो करते हैं, अगर हम कहते हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हमें जीना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो हमको पालन करना पड़ेगा। जितने दूर से हम लोगों से बातचीत करेंगे, हम लोगों के कांटेक्ट में फिजिकली नहीं आएंगे, उनको हाथ नहीं लगाएंगे, उनकी चीज़ों को हम जब तक दूर से अनुभव करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम अपने आप को अगर जब तक कंट्रोल करेंगे तो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ कम मात्रा में, आज जो उपद्रव बढ़ रहा है उससे कम मात्रा में हम उसको कंट्रोल कर सकते। धन्यवाद। कोरोना मुक्त हो, उसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि कई जगहों पे स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हुआ है, तो आपके हिसाब से हमारे घाटकोपर में क्यों नहीं हुआ? बात तो सही है कि घाटकोपर में जिस प्रकार से लॉकडाउन को फॉलो अप करना चाहिए वो नहीं हो रहा। डे फर्स्ट से आज 2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, हमारे साथी सब लोग बता रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये नंबर 1 नियम है। लेकिन बहाना करते हैं लोग, कुछ न कुछ खरीदी के नाम से बाहर निकलते हैं, कुछ न कुछ बातचीत को लेकर बाहर निकलते हैं। शाम के समय आप देखोगे तो हर नुक्कड़ पे लोग जमा होकर खड़े रहते हैं। अब नया ट्रेंड शुरू हुआ, एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, टेरेस पार्टी चालू हो गई है, आराम से साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं। और जब उसी बिल्डिंग में कोरोना के पेशेंट आते हैं तो पैनिक होकर हमको फ़ोन करते हैं। अगर यही चीज़ को अगर हम कंट्रोल करते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालना है, हमको मास्क पहन कर रहना है, हमको सारी चीज़ को रूट में किस प्रकार से कोरोना का उपद्रव कम हो, उसके लिए जो फॉलो करना चाहिए वो घाटकोपर नहीं कर रहा है, ये वास्तविकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि घाटकोपर बहुत उदासी में है और जहाँ पे सारा अंधकार छाया हुआ है और काफ़ी टाइम से अब ये लग रहा है कि डेली 100 से ज़्यादा मरीज घाटकोपर में बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करने के लिए अब क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? एक तो पॉलिटिकल विल के साथ में सभी पार्टियों ने एक साथ में उतरना पड़ेगा। सरकार ने हमें मदद करनी पड़ेगी। मुंबई पुलिस हो, लोकल पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं, मुंबई महानगर पालिका है,
उन्होंने जो टाइमिंग दिया हुआ है, जैसे 3 मार्केट को 24 आवर्स ओपन कर दिया है। अरुण कुमार वैद्य मैदान, तुम्हारे ओडियन मार्केट, ऐसी 3-4 मार्केटों को उन्होंने 24/7 खोलने को कर दिया। सबसे पहले मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि सिर्फ 2 घंटा सुबह में 7 से 9 पूरे घाटकोपर के अंदर 7 से 9 सिर्फ 2 घंटा वेजिटेबल की दुकानें खुलनी चाहिए। मैं तो 2 घंटा भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ वीक में सिर्फ एक ही दिन खुले, वो भी 2 घंटे के लिए खुले। ग्रोसरी की दुकानें हैं, ग्रोसरी की दुकान भी आज 5 बजे तक का टाइम उनको दे दिया है। बहुत जगह पर आप देखोगे सुबह 2 घंटे का उनका टाइमिंग है, सुबह 7 से 9। तो ग्रोसरी की दुकान के भी टाइम टेबल आप कम कर दीजिए। दूसरे लोग जो बहाना फूड के नाम पे जो दुकानें खुली है, एक वो सर्कुलर जो गवर्नमेंट का है उसके अंदर वो सर्कुलर में उन्होंने लिखा है फूड, और फूड के नाम पे ऐसी मिठाई की दुकानें, फरसान की दुकानें जो खुल गई है, उसके फूड के नाम पर बिंदास वड़ा पाव बेच रहे, समोसा बेच रहे, लस्सी बेच रहे, जलेबी पापड़ा बेच रहे हैं। ये सारी चीज इट इज नॉट आवश्यकता वस्तु। ये चीज अगर आप बोलेंगे ये अत्यावश्यक सेवा है तो मैं ये मानता नहीं हूँ। अत्यावश्यक सेवा सिर्फ दवाइयाँ और मिल्क प्रोडक्ट, ये 2 चीज छोड़ को अति आवश्यक सेवा में मैं गिनता। ग्रोसरी में भी आ जा करके हम कर सकते हैं। आज ग्रोसरी की दुकान में आप जाओगे, मेरा अनुभव ये बताता है कि वहां पर बिस्किट और फरसान की लाइनें ज्यादा है, मैगी की लाइन ज्यादा है, वहां पे ब्रेड बटर ज्यादा ले रहे हैं, बाकी की सारी चीजें ज्यादा ले रहे हैं ग्रोसरी छोड़ के। तो यानी जो गवर्नमेंट ने जो लूप होल से सर्कुलर का, उसका घाटकोपर की जनता नहीं, पूरी मुंबई की जनता उसका फायदा उठा रही है। वैसे भी हमारे घाटकोपर में गुजराती ज्यादा है और गुजराती वैसे भी फूडी होते हैं, सो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट ये बात बहुत सच बताई आपने कि हम आज से 2 महीने पहले की बात करें तो कैसे कि हमारा महीने का जो राशन आता था एक हिसाब रहता था। आज देखो तो मैं जनता से वही पूछना चाहूंगा कि आप एक बार बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि पहले के टाइम का आपका एक राशन का जो कैलकुलेट होता था और अभी के टाइम में कितना डिफरेंस आया हुआ है। आप पहले वो सोचिए, फिर चीजों के लिए बाहर निकलिए। और मेरा अगला सवाल वही है कि घाटकोपर में जो हिसाब से माहौल है और गवर्नमेंट ने कुछ चीजों की परमिशन नहीं दी है कई दुकानों की, फिर भी कई दुकानें खुल गई है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उस चीजों के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उनको परमिशन दी गई, क्यों उनको जाके बंद नहीं करवाया? देयर इज नो परमिशन। अत्यावश्यक सेवा के नाम पर जो लोग बनावट करते हैं, जब तक दुकानें खुले रहेंगी लोग बाहर आएंगे। अगर दुकानें खुलेंगी नहीं, मैंने लास्ट टाइम लाइव वीडियो किया था और उसमें मैंने दुकानदार को जिम्मेदार ठहराया था कि आप दुकान खोलोगे तो ग्राहक आने वाला ही, अगर आप बंद करते हो। मैंने एक उदाहरण दिया, बुलून में किराने की दुकान के अंदर 5 के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब ये घाटकोपर में भी होता तो रहेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने आप पे अंकुश रखना घाटकोपर के लोगों ने सीखना चाहिए। दुकानें खुलेगी लेकिन दुकान में कितनी बार जाना, कहाँ पर जाना, कैसे लेना और क्यों जाना। आज मोटरसाइकिल के ऊपर 3-3 सीट में घाटकोपर में घूम रहे लोग सारे जगह पे। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल आए। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस भी थक गई है, महानगर पालिका के कर्मचारी भी कोरोना के लपेट में आए, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोरोना के लपेट में है। दोनों सरकारी विभाग और राजावाड़ी हॉस्पिटल से लेके जो डॉक्टर्स और नर्सिंग जो प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, ये अच्छी एफर्ट्स दे रहे हैं घाटकोपर के लिए। घाटकोपर छोड़ो, पूरे मुंबई शहर के लिए ये कोरोना वॉरियर्स है, ये योद्धा लोग हैं, उनको हमें सपोर्ट करना, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा कष्ट क्यों न पड़े। अगर हम अपने आप में घर पे रहेंगे, अपनी सिस्टम में रहेंगे, तो उतना सरकार के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, महानगर पालिका के कर्मचारी के ऊपर जो प्रेशर आता है वो प्रेशर कम होगा। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि घाटकोपर के लोगों में से कोरोना का डर निकल गया है, वो सिर्फ अब जीना सीख गए कि हमें सिर्फ जीना है, बेपरवाह घर से बाहर निकल रहे। और आप काफी टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अब कहीं पे भी हमें कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें रोके। आज आपने जो बात बताई कि बाइक पे 3 जन एक साथ जा रहे हैं, लोग इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं,
सो लोग बेफिक्र होके कामों के पीछे भाग रहे, नहीं समझ रहे कि अब अभी अगर हम नहीं रुके तो हमारा फ्यूचर और भी अंधकार में जा सकता है। तो कब तक सरकार का हम वेट करें, कब तक चीजों के लिए रुके, कब तक ये चीजें फेस होती रहेगी। लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ते जा रहा है। मानता हूं कि हमारा फाइनेंशियल लेवल स्टेबल होना बहुत जरूरी है, जिंदगी चलाने के लिए पैसे भी उतने ही जरूरी है, बट अगर इतने केसेस बढ़े, 100 से ज्यादा डेली के केसेस घाटकोपर में बढ़ रहे हैं, तो वो बात तो सही नहीं है। ये बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सहमत नहीं हूँ। लोगों में डर है, डर नहीं है ऐसी बात नहीं है, लोगों में डर फैला हुआ है। आपको पता है डेली के जो आंकड़े बाहर आते हैं, लोग फोन करके पूछते हैं कि आज कितना क्या हुआ, कौन से एरिया में से हुआ। घाटकोपर में चारों तरफ से फैला हुआ है कि कोई पर्टिकुलर एक पॉकेट से ज़्यादा पेशेंट आ रहे, ऐसा नहीं है। करीब करीब आज 125 से 150 बिल्डिंग्स एरिया में है, स्लम में है, यानी इट वॉज कोई एक पॉकेट से ज़्यादा आ रहा है ऐसा नहीं है, सारी जगह से ये आ रहा है। यानी जो दुख है, जो पेन है हमारा, ये सारे घाटकोपर के लोग ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलके हैं, कोई एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि सख्ती से पालन करने के दिन आ गए हैं, आज नहीं तो कल। जैसे लॉकडाउन 5 शुरू हो रहा है कल से, तो लॉकडाउन 5 में शाम का जो समय सरकार ने दिया है कि रात को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 100% कर्फ्यू, ये दिन को भी कुछ प्रमाण में करना चाहिए, सरकार ने लादना चाहिए। और उसका स्ट्रिक्ट अमल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और पुलिस और महानगर पालिका ऐसा अगर साथ में आकर करेगी तो इसका फायदा होगा आने वाले समय में। मुझे आशा है कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे कि आपने जो एक प्रस्ताव रखा है कि अभी का जो बुरा टाइम चल रहा है, जो सरकार है बिखर चुकी है, अपने अपने तरीकों से काम करे, अगर वही सारी सरकार अगर एक हो जाए, सो इन सभी चीजों से हम बहुत जल्द मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मैंने ऐसा सुना है कि कई मरीजों को बेड की सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर ये बात सच है तो आपके हिसाब से सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही सही प्रश्न है और ये वास्तविकता है कि लोग बेड के बिगर अनाप शनाप जिसको कहते दौड़ रहे हैं, एम्बुलेंस से नहीं मिल रही है। 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जैसे गोदरेज के अंदर मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवकों के माध्यम से बनाया है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर और नर्स ही नहीं है। यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, जैसे और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए, जैसे डॉक्टर की टीम चाहिए, नर्सेस की टीम चाहिए, आया और जो सोशल काम करने वाले जो लोगों की टीम चाहिए, वो आज आप जैसे चाहिए वैसे रोड पे नहीं उतर रही है, काम में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सुविधा बनाने की कोशिश सरकार करे, हम करें, तो भी अगर जब तक ये स्टाफ, आज महानगर पालिका एक डॉक्टर को 50,000 से लाख रुपए का तक देने के लिए तैयार है कि आप आइए, सेवा में जुड़िए। नर्सेस के लिए भी इसी प्रकार से सरकार ने, महानगर पालिका ने कुछ जगह पर ऑफर किए। तो मुझे लगता है कि ये फील्ड के अंदर जो हॉस्पिटलाइज के जो फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने बाहर आने की आवश्यकता है। क्वारंटाइन सेंटर हो, कोविड के हॉस्पिटल्स हो, रोज के अखे की रात हम जाते हैं, एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए हमको कम से कम 5 से 7 घंटा लगता है। अब उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, उसके भी दाखले हैं। तो एक तो प्रॉपर वे से एडमिशन की जो एक वेबसाइट बनना के कहाँ बेड खाली है, उसकी व्यवस्था अगर होती है तो सरकार ने वो करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटलें हैं जहाँ पर आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं है, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देके आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंग्स इन्फेक्शन के इसकी वजह से, कोरोना की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको ताबड़तोब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम करेंगे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है, वैसे समय बहुत कम है हमारे पास, उस सारे समय में सब लोगों ने मिलकर, सरकार के साथ में मिलकर, सरकार के जो कमियां हैं सरकार की, वो हमें दिखानी पड़ेगी, उनके सामने उनके साथ में बात रखनी पड़ेगी कि
कि आप आज आंकड़े को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट लैब में परमिशन के लिए पर्टिकुलर फॉर्म में जाओ, उसके बाद में तुमको टेस्टिंग के लिए आप जा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपाने की जो राजनीति कर रही है, क्योंकि ज्यादा आंकड़े न दिखे और लोगों के ये हो, वो डराने की कोशिश सरकार कर रही है कि आंकड़े दबा के हम कुछ ना कुछ लोगों को बता रहे हैं कि सब चल रहा है, लेकिन गलत है। सरकार ने आंकड़े सच जो है वो बाहर आने चाहिए। बस वही रीजन से मेरा ये अभिप्राय था आपसे ये मुलाकात करने का कि लोगों तक बातें सच बातें पहुंचे। मेरा अगला सवाल ये कि अगर हम समय की बात करें, आने वाले टाइम की बात करें, तो अभी की परिस्थिति को देखकर मुझे ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और आमदनी घटेगी। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकार? ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, हमें किस प्रकार से बचत करना है, आने वाला समय कैसे निकालना है, ये सीखने का समय है। और मुझे लगता है कि लोग इसका पालन करेंगे, इसका सदुपयोग जितना ज़्यादा। पहले कुटुंब जो कल्याण की भावना थी कि हम साथ में मिलके खाना नहीं खाते थे, अपने अपने टाइम पे आते थे जाते थे, आज सबसे ज़्यादा समय हमारे फैमिली के साथ में बिताने का समय आया। तो फैमिली के साथ में जब हम समय बिताएंगे तो फैमिली के जो प्रश्न है, आने वाले दिन के जो प्रश्न है, वो सारे हल एक टेबल पर बैठ के होंगे। प्रवीण भाई, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरा ये जो सवाल है अभी अगला सवाल कि एक गरीब इंसान जिसे कई मदद मिल जाती है, एक अमीर इंसान मदद कर सकता है, लेकिन एक मध्यम वर्ग जो इंसान है ना उसे मदद मिलती है ना वो मदद कर सकता है। तो आपके हिसाब से उनके लिए सरकार से सहायता रखने की या कोई मदद मिलने की क्या उम्मीद रख सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सेल्फ डेवलपमेंट की आने वाले समय में लेकर आई है। करोड़ों रुपए की योजना आज सेल्फ आप कैसे खुद अपना उद्योग कर सकते हैं और साथ साथ में किस प्रकार से अच्छी नौकरियां मिल सकती है, इस प्रकार की एक सारी योजनाएं लोगों के सामने रखी है। उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम एक सोशल वर्कर एनजीओ का है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग रहते हैं वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन लोग तक पहुंचे जो सही में नीडी है। आज नीडी जैसे आपने 3 व्याख्या की, एक गरीब है उनको सब मिल सकता है, अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मध्यम वर्ग की जो प्रॉब्लम है, एकदम सही बात है। और हमने एक कोशिश की है कि मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। तो उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि इस ऑफिस से हम ये करेंगे, सरकार की सारी योजनाएं वन टेबल पर हम सामने लोगों के सामने लाएंगे। उसको किस प्रकार से आर्थिक मदद मिल सकती है, उसको कैसे शैक्षणिक मदद मिल सकती है, कैसे उनको मेडिकल हेल्प मिल सकती है, ये सारी योजना वन टेबल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकारी योजनाएं लाई है, ये सारी योजना हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि मध्यम वर्ग इंसान जो भी थोड़े पैनिक हो रहे हैं इन सभी बातों के लेके, तो जैसे प्रवीण भाई ने आप सबको बताया कि उस चीज़ों पे वो सारा चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सो थोड़ा समय दीजिए सरकार को भी उन सभी चीज़ों पे काम करने के लिए। लॉकडाउन अगर संपूर्ण रीति से खुल जाता है, अगर हट जाता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आपका क्या अभिप्राय है कि सरकार को क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? नहीं, जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के अंदर सारा आ गई। सरकारी योजना, बैंकिंग व्यवस्था ठीक तरह से चलेगी तो मुझे लगता है कि ये जो दिन जो है वो अच्छी तरह से आने वाले समय आएगा हमारा। कुछ लोगों के मन में एक ये सवाल है कि अभी तो बहुत सारी स्कूलें बंद ही है, फिर भी वे लोग पूरे साल की फीस उनसे ले रहे हैं। सो आपके हिसाब से इसके लिए क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि कुछ स्कूलों ने डिसीजन लिया है इसके बारे में, जो ये 3 महीने का जो पीरियड है या तो जितना लॉकडाउन का पीरियड है, तो उसकी फीस वगैरह नहीं लेने वाले। लेकिन अगर वो लेते हैं तो उस स्कूल का एक पेरेंट बॉडी का एसोसिएशन रहता है, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए स्कूल के मैनेजमेंट के सामने और उसको बैकिंग देने के लिए पॉलिटिकली हम उनको समर्थन करेंगे, उनको मदद करेंगे। मेरा एक मध्यम वर्ग इंसान को लेके और एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो मध्यम वर्ग है उनके लिए क्या उनका हाउस रेंट, स्कूल फीस
प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी टैक्स और लाइट बिल है, क्या आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार की ओर से उन्हें इस चीजों में कोई सहायता मिल सकती है? रेंट के बारे में कुछ तो भी बीच में सर्कुलर निकाला था, वो पोस्टपोन करने का, आने वाले समय में लेना का, इस प्रकार की योजनाएं कुछ सरकार बना रही है। प्रॉपर्टी टैक्स तो गवर्नमेंट का विषय है, जीएसटी ऑलरेडी अगर धंधा करोगे तो ही भरना है, नहीं करना है तो नहीं भरना है, यानी वो तो कोई काउंट ही नहीं होता। अगर तुम धंधा करोगे तो ही जीएसटी भरना है, नहीं तो भरना ही नहीं है। जैसे लाइट बिल का व्यवस्था है तो कुछ प्रोफेशनल मतलब जो घर का बिल है वो तो रेगुलर जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन जो ऑफिस वगैरह जो बंद ही है लॉकडाउन, तो उसको जिसको प्रॉपरली रीडिंग करके बिल आना चाहिए। अगर जीरो कुछ नहीं हुआ है तो उनको जीरो बिल आना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर वो रिलायंस हो या और जो संस्थाएं जो इलेक्ट्रिसिटी में अदानी है, बीएसटी है, उन्होंने प्रोफेशनल जो ऑफिस जो बंद ही है 3 महीने से, जो दुकानें 3 महीने, उनको एवरेज द बिल भेजते हुए प्रॉपर रीडिंग करके बिल भेजना चाहिए। धन्यवाद। प्रवीण भाई, मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि आप एक लीडर हो, आप हमेशा हर कार्य के लिए स्टैंड बाय करते और करते आए हो। घाटकोपर की समस्या और कहीं की भी समस्या आप हमेशा तत्पर रहे और रहेंगे। उसी आशा के साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें जब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब जब आपसे कुछ जानना होगा, हम आपका ज़रूर समय देंगे। लेकिन अब आप आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शक मित्र से आप कुछ कहें, उन्हें कुछ बताइए और आपका मंतव्य रखें। हाँ, बात तो सही है। एक चीज़ देखिए आप कि पिछले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, मतलब कोरोना की जब से उसके पेन शुरू हुआ है, कोरोना का एक डर पैदा हुआ है, तब से आप देखोगे तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया। करीब करीब 50,000 से ज़्यादा मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इसी ऑफिस से किया गया है। सबसे पहली शुरुआत बंद की गवर्नमेंट ने, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कीजिए आप पर्टिकुलर डेट से, उसके पहले से अखिल घाटकोपर व्यापारी मंडल के आधार पर मैंने ही उसको चैलेंज स्वीकार किया। मैंने ही आगे बढ़कर पहले 3 दिन का बंद का कॉल घाटकोपर में, पूरे मुंबई शहर में अगर पहले कहीं पर बंद शुरू हुआ है इस कोरोना को लेकर तो ये घाटकोपर में शुरू। अखिल घाटकोपर व्यापारी मंडल का सेक्रेटरी इस नाते हमने अपील की थी, हमने महानगर पालिका के साथ में मीटिंग करके सामने से उनको बोला था कि हम 3 दिन के लिए बंद रखने के लिए तैयार है। फिर उसी 3 दिन के सेकेंड डे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा इंडिया लॉकडाउन किया। तो जैसे कहने का मतलब था मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद में सेकेंड फेज में हमने ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया। जो मध्यम वर्ग की बात की, जो गरीब लोगों की बात की, वो ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 9,000 से ज़्यादा परिवारों तक हम पहुँचे हैं। आज भी ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा चालू है। पर्टिकुलर लोग वहाँ पर जाते हैं, उनकी सिस्टम को समझते हैं, उनकी घर की व्यवस्था को देखकर हम उनको मदद करते हैं। उसके साथ साथ में थर्ड फेज के अंदर जैसे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आज जो मुंबई में जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको मुंबई में कुछ उनको रोजगार जो डेली टू डेली पे स्केल पे करने आता, उनको मुंबई के बाहर जाना है, उनके बिहार, कहीं यूपी, कहीं तेलंगाना, कहीं उड़ीसा, ऐसे सारे लोगों, करीब करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को हमने इसी ऑफिस से उनका फॉर्म भराकर उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था में हमने सहभाग किया और काफ़ी अच्छी तरह से वो सारा काम हमारा चला। मेडिकल चेकअप के नाम पर अनेक आज हमारे सहयोगी हर इमारत में जाकर, हम हर स्लम में जाकर, हर गली में जाकर मेडिकल चेकअप लोगों को कर रहे हैं। उसके माध्यम से भी लोगों को एक अवेयरनेस आई है। आज आर्सेनिक एल्बम करके जो आयुर्वेदिक जो होम्योपैथ दवा है, आज करीब करीब यहाँ से 18,000 से लोगों ज़्यादा फैमिली तक हम पहुँचे। आर्सेनिक एल्बम आज भी हमारे उधर इस दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। सैनिटाइजेशन का कार्यक्रमों भी चल रहा है। यानी ऑल ओवर एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता, इतनी बड़ी बीमारी में हम घर पे बैठे नहीं हैं, हम रोड पर उतर के लोगों को काम कर रहे हैं। तो हमें आपके पास से सिर्फ अपेक्षा लोगों के पास है कि आप घर पर रहें, आपकी सारी सुविधा, जो भी आपको तकलीफ होगा आप हमारे साथियों को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे परिवार के अन्य लोगों को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारी आपसे विनती है
जब तक आप घर पे रहोगे तब तक सेफ हो। जब आप बाहर पड़ोगे तो कोरोना आपकी राह देख के बैठा है। आप जैसे ही बाहर पड़ोगे और घर पे जाओगे, कोरोना आपके साथ में घर पर आएगा। मेरी विनती है, घर पर रहो, सेफ रहो। धन्यवाद। प्रवीण भाई, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, और आशा करता हूं कि आपके जवाबों से हमारे दर्शक मित्रों को सारी जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे सभी दर्शक मित्रों को उनकी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और मैं उन सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि हम हमारे साथ जुड़े, आपका टाइम दिया। और अब हम मिलेंगे मंगलवार को और एक शख्सियत से, जो है बिंदुबेन जी त्रिवेदी। जी हाँ, वो हमारे साथ होंगे। हमारे सवाल कई जवाब हमारी अदालत में विराग शाह के साथ। और जब तक आप हमारे साथ हो तो हम ऐसे ही बहुत सारे महानुभावों को आपके सामने लाते रहेंगे। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक भी मेरे पेज को लाइक नहीं किया, प्लीज आप लाइक कर दीजिए। और हमारा आज का ये फर्स्ट फेस ऑफ राउंड विथ विराग शाह, प्रवीण छेड़ा जी, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।